पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसमें 4 अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़े थे लेकिन उसमें कुछ गलती उत्पन्न हो जाता है। ठीक, उसी गलती को वांट हॉप गुणक द्वारा क्या करते हैं, सुधार करते हैं। जैसे लिखा हुआ इसमें कि जब ऐसा हो जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान हो जाता है, हम लोग जितना सोचते हैं उतना नहीं होके कुछ अलग मोलर द्रव्यमान होता है, जिसके कारण हम लोग को अनुसंख्यक गुणधर्म में त्रुटि देखने को मिलता है, गलतियां देखने को मिलता है, एरर देखने को मिलता है, जिसको सुधार करने के लिए बाद में क्या लाया गया, वांट हॉप गुणक को लाया गया। जैसे कि हम लोग पढ़े थे शुरुआत में कि अनुसंख्यक गुणधर्म विलय के जो विलय मिलाते हैं उसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर, जो विलय मिलाते हैं उसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन जब मिलाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका कण क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है। संयोजन मतलब क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, या क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। जैसे कि अगर मान लें कि एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में एक विलायक पहले से है, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, 10 अणु विलय का मिला रहे हैं, कितना, 10 अणु, 10 अणु विलय का मिलाए, तो हम गिनती क्या कर रहे हैं, 10 अणु का ही गिनती कर रहे हैं, इसलिए कि अनुसंख्यक गुणधर्म अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, तो हम लोग 10 गिन रहे हैं। लेकिन अंदर में जाने के बाद एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 अणु मिलाए लेकिन हो कितना गया, 15 या 16 ऐसे हो गया। तो ये कैसे हो गया, तो इसका जो अणु हम लोग डालते हैं, डालने के बाद क्या होता है, विखंडित हो जाता है। कोई एक अणु कितना अणु में टूट जाता है, 2 अणु या 2 से अधिक अणुओं में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। तब इस कारण से अनुसंख्यक गुणधर्म में क्या जाता है, एरर आ जाता है, गलतियां उत्पन्न हो जाती है, जिसको सुधारने के लिए वांट हॉप गुणक को लाया गया। यह कभी कभी हो सकता है 10 डाले लेकिन अंदर में कितना है, 8 है या 7 ही है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कब होता है, जब 2 अणु आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। 2 अणु आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, इसको हम लोग संयोजन कहते हैं, और जब टूटता है तो उसको हम लोग वियोजन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसको सुधार करने के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म को वांट हॉप गुणक को लाया गया। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है असामान्य मोलर द्रव्यमान और वांट हॉप गुणक। तो उसके पहले इसमें पढ़ना कि असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। क्या दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च हो जाता है। क्या हो जाता है, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम लोग जो अनुमानित किए हैं कि जितना होना चाहिए लेकिन उतना नहीं होके या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान हम लोग उसको कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये किस कारण से होता है, तो संगुणन और वियोजन। संगुणन मतलब या संयोजन भी बोल सकते हैं, संयोजन या संगुणन का मतलब होता है जुटना, और वियोजन मतलब होता है टूटना। ऐसे कणों के टूटने या जुड़ने के कारण ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। तो वांट हॉप गुणक क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वांट हॉप गुणक का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी लिखना है, साथ साथ ये भी लिखना है। क्या लिखा हुआ है, सामान्य मोलर द्रव्यमान, जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग बाहर से मिलाए जितना, तो उसका मोलर द्रव्यमान हम लोग लिखेंगे। लेकिन जो एक्चुअल में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट किए तब पता चला कि उसका मोलर द्रव्यमान कुछ और है, तो मतलब असामान्य मोलर द्रव्यमान वो हो गया। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्रेक्षित अणुओं की अनुसंख्यक गुण, जो प्रेक्षित अणुओं की संख्या है उसको हम लोग परिकलित मतलब होता है जो परीक्षण करके निकाले, जो जांच करके निकाले, उसका संख्या को कहाँ पे रखना है, नीचे में रखना है। तो वही वांट हॉप गुणक का मान होता है। यह एक और तरीका से याद लिखा बताया जाता है, संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या बटे संयुग्मन या वियोजन के पूरे कणों के कुल मोलों की संख्या को भी हम ये भी फॉर्मूला लिख लेना है। अब अगर संयुगन होगा तब कोटि क्या आएगा उसके बारे में समझना है। संगुणन होगा, संगुणन मतलब होता है संयोजन मतलब जोड़ना, इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। ठीक, उसके बाद ये भी पूरा लिखना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है पहले पढ़ लेते हैं। मान ले कि विलय का 1 मोल दिए गए विलायक के आयतन में घोला गया, जिसके कारण क्या देखने को मिला कि 1 मोल वो क्या घोला गया, तो n सरल अणुओं को जोड़कर क्या कर गया, संयुग्मित करके एक अणु का निर्माण कर लिया। जैसे अगर Na लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है कि यहाँ पे A क्या है, पदार्थ है जिसका अणुओं की संख्या कितना है, n है।
लेकिन ये सब जुड़कर एक क्या कर लिया, एक अणु का निर्माण कर लिया। सब आपस में जुड़कर क्या कर लिया, एन का निर्माण कर लिया। मतलब एन बन गया, मतलब क्या हो गया, ये एक अणु का निर्माण कर लिया। यहाँ पर क्या हो गया, संगुणन हो गया। मतलब ये क्या हो गया, एन अणु जुड़कर एक अणु का निर्माण कर लिया। अब अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा जो है संगुणन की कोटि है, तब अयुग्मित मोलों की संख्या जो होगा कितना होगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इनिशियली जो मोलों की संख्या था वो कितना था, कोटि जो संयुग्मन कोटि कितना था, ये अल्फा था, तब असंगुणित मोलों की संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। चलिए इसको समझाने के लिए इसको इस तरह से लिख देते हैं। हम मान के चले इनिशियली इसमें मोलों की संख्या कितना है, ये है, बाद में ये संगुणन होके इसमें कितना हो गया अल्फा। इधर अगर अल्फा खर्च हो गया तो इधर बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा बच जाएगा। इधर कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा बच जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियली हम कितना मोल लिए, यहाँ पे 1 मोल, और इसमें से अब खर्च कितना हो गया, ये बन जो इधर बन रहा है वो कितना बन गया, अल्फा बन गया। तब इधर कितना बचेगा, तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा। तो असंगुणन मोलों की संख्या जो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब अगर संगुणित मोलों की संख्या का बात करेंगे तो अब ये कितना अणु था, n अणु था, तो अल्फा बट्टे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और प्रभावित कुल मोलों की संख्या देखेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टे n हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ पर अभी कितना है, 1 माइनस अल्फा है, और फिर ये कितना अल्फा बट्टे n हो जा रहा है, इसमें ये जुड़ जाएगा तो ये कुल हो जाएगा बट्टे में। टोटल शुरुआत में कितना मोलों की संख्या था, 1 था, बट्टे में क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो ये आई का फॉर्मूला, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसलिए इसको डिटेल में भी हम नहीं बताने जा रहे, इसका ना कोई यूज है। ठीक, इसको लिख लेना है नोट्स के तौर पर, और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो मेन चीज़ें था। ठीक, तो इसमें ये नहीं समझना है कि समझ में नहीं आ रहा है, ये हम सिर्फ ऐसे ही बता रहे, इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे कि इसको समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये फिर भी लिखवा दे रहे कहीं पर अगर ये आ जाए भागवशन तो नहीं, ये सब चीज़ें नहीं आता है। सिर्फ आएगा क्या, तो यहाँ पे आई का फार्मूला आएगा, आई का जो 1/2 गुणक जो पूछे उसका फार्मूला यहाँ पे आएगा, बाकी कुछ नहीं आता है। वियोजन की कोटि मतलब, वियोजन मतलब होता है टूटना, तो इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। जो टूट जाता है, बड़ा अणु क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं में विखंडित हो जाता है। तो इसको अगर मानते हैं तो यहाँ पर क्या, एक अणु लिया गया है और कितने अणु का निर्माण कर ले रहा है, n अणु का निर्माण कर लेता है। एक अणु से n अणु का निर्माण हो जा रहा है, मतलब n अणुओं में ये क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो इस केस में यहाँ पे देखेंगे तो ये सब लाइन बाय लाइन लिख लेना, तो इतना बचेगा, उसको पहले भी देखे थे। तो इसमें भी जो आई का मान आता है वो कितना आता है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा के ये बराबर आता है। अब देखो संशोधन किया गया फार्मूला में, पहले हम लोग वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो पढ़ते थे वो कितने के बराबर होता था, तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो लिखते थे हम लोग P1 नॉट बराबर यहाँ पर x2 के बराबर, x2 किसके बराबर होता है, n2 बटे n1 प्लस n2। तो इसको इसके जगह पर लिखा गया है। इसमें क्या से 1/2 गुणक से क्या कर देना है, गुना कर देना है, शुद्ध मतलब सरल फार्मूला, मतलब शुद्ध फार्मूला शुद्ध करके दिया गया, संशोधन करके दिया गया। सब में क्या जो फार्मूला आया था उसी में सिर्फ क्या कर देना है, आई से गुना कर देना है। तो इसको भी क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है। सब में क्या कर देना, आई से गुना कर देना है। ठीक, तो विलयन का प्राशन दाब हो गया, तो ये भी हम लोग निकाले थे। तो सब में सिर्फ इसमें आई से क्या हो गया, गुना कर दिया गया है। तो ये जो हम लोग गलती हो रहा था वो सुधार हो जाता है। ये बाद में दिया गया दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा, पहले तो बता दिया गया लेकिन उसमें कुछ एरर देखने को हम लोग को मिल गया था, इसके कारण इसको सुधार किया गया। बाकी और इस चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, और इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद जो चैप्टर होगा उसके बाद फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तब फिर केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग फिजिक्स का चैप्टर, हम लोग अगले क्लास से फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ट्राई करना है कि जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बना जाना है। अगर कोई डाउट होता है तो बताना है, जिस पर हम लोग वीडियो इस पर फिर से बना लेंगे। और ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव सबको समझ के बनाना है,
न कि ऐसे ही रटना है। ठीक, अगर सबको ढूंढ के यहाँ पर देखोगे तो सबके सब चीज़ें मिल जाएगा, बुक में या नोट्स में भी प्राप्त हो जाएगा। तो पहले ट्राई करना है अपने से जितना भी ऑब्जेक्टिव हो इस सब को बनाने का। ज़्यादा से डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्टिव भी नहीं दिया है, कुछ डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्टिव दिया है जो कि पूछता भी नहीं है, फिर भी ट्राई करना है, जितना बने बना लेना है। ये कुछ क्वेश्चन भी है, देख लेते हैं ऊपर ऊपर क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण। इसमें कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? 4 अनुसंख्यक गुणधर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से कौन है? घनत्व होता है कि नहीं होता है, द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है, ताप होता है कि नहीं होता है। तो क्या हम लोग पढ़े? क्वथनांक का उन्नयन। क्या होता है? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और क्या पढ़े थे? वाष्प दाब में वाष्प दाब का अवनमन और प्रासरणी दाब। ये 4 हम लोग पढ़े थे। 4 में से इसमें से एक दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी एक बर्फ है, मतलब बर्फ क्या है यहाँ पर? विलायक है। बर्फ क्या है? विलायक है। तो बर्फ विलायक है, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं? नमक को मिला देंगे तो इसका जो हिमांक होगा वही क्या हो जाता है? 0 डिग्री पर क्या होता है? ये बर्फ रहता है ना, तो इसका अगर हिमांक जो होगा, अगर इसमें हम लोग विलय मिला देते तो हिमांक में क्या जाता है? हिमांक में क्या जाता है? कमी आ जाता है। हिमांक में इसका क्या जाता है? कमी आ जाता है। तो इसके हिमांक में कमी आता है। ठीक, तो ये पूछा है कि इसका कारण क्या होता है? जब हम लोग मिलाते हैं तो इसका हिमांक में क्या देखने को मिलता है? कमी देखने को मिल जाता है। क्वथनांक नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर बर्फ का बात कर रहा है, ना कि ये उबालने का बात कर रहा है। उबालने का बात करता तब जाके हम लोग क्वथनांक बोलते। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हिमांक का अवनमन। एक दिया हुआ है क्वेश्चन कि जल में AB यौगिक को घुलाने पर वह पुनः संयोजित होकर AB2 बना ले रहे हैं। AB यौगिक है और ये संयोजित होकर 2 अणु बना रहा है, मतलब ये कितना अणु होगा? 2 अणु होगा। तो AB2 का निर्माण ये कर ले रहा है, अणु के रूप में बदल जाता है। AB के आणविक द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम है। तो हिमांक का अवनमन विधि से ज्ञात कीजिए कि आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो हिमांक के अवनमन विधि से ज्ञात करना है कि आणविक द्रव्यमान कितना होगा। हिमांक का अवनमन विधि से आणविक द्रव्यमान कितना होगा बताना है। कि यौगिक AB है तो घुलाने पर वह पूर्णतः संयोजित हो जाता है, वो पूरी तरह से मिल जाता है, जिसका आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है AB है। तो हिमांक के अवनमन विधि से बताना है कि इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। आणविक द्रव्यमान, अगर AB का आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है तो AB2 का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा? तो 2 अणु बन रहा है। हिमांक अवनमन विधि से ज्ञात कीजिए। टेम्परेचर का तो यहाँ पर बात नहीं कर रहा था। फिर हिमांक अवनमन विधि से आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से निकलेगा? तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक, आगे दिया है सिर्फ यह कण ही अर्धपराग में झिल्ली से निकल सकता था। ये बताया गया था कौन सा जिसका कण होता है जो अर्धपराग में झिल्ली को पार कर सकता है, तो सिर्फ विलायक का कण होता है। किसका कण होता है? सिर्फ विलायक का कण होता है। निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो देखिए इसमें पूछा है किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो ये भी चीजें क्या है? याद रखने वाला चीज है। सबका 1 मोलारता दिया हुआ है। सबका कितना मोलारता है? 1 है। तो इसका क्वथनांक किसका अधिकतम होगा? तो इसको याद रख लेना है। तो इसका जो क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा किसका होगा? N2SO4 का होता है। N2SO4 का होता है। इनमें किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो ये सब चीजें जो है याद रखने वाला है। तो इसका अगर बात करेंगे तो ये किसका होगा? K2SO4 का होगा। ठीक, एक जलीय विलयन में इतना डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और Kf तथा Kb का मान क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है। तो क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले अगर क्वथनांक उन्नयन का बात करेंगे तो फार्मूला क्या बताया गया है उसको ध्यान में रखना है। तो क्वथनांक का अगर उन्नयन का बात करेंगे तो फार्मूला क्या बताया गया है, तो फार्मूला जो है वो के और केबी का क्रम से दिया हुआ है। तो क्वथनांक का उन्नयन बताना जलीय विलयन है जो इतना डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, जम जाता है। एक जलीय विलयन जो इतना, अब देखो जलीय विलयन का यहाँ पर बात कर रहा है, तो जलीय विलयन में क्वथनांक का उन्नयन पूछ रहा है। तो क्वथनांक का उन्नयन को हम लोग किससे दिखाते हैं पहले उसको समझना है। तो क्वथनांक का उन्नयन को हम लोग टेम्परेचर डेल टी से दिखाते हैं, डेल टी से दिखाते हैं। और ये क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन बोला है, क्वथनांक बोला है, तो क्वथनांक मतलब क्या होता है, बॉइल। तो क्या होता है के भी लिखते हैं और ये किसके बराबर होता है, के एफ इंटू, यहाँ पर क्या होता है, तो के एफ आता है और इसके साथ जो यहाँ पे आता है वो क्या आता है, तो स्मॉल एम आता है। स्मॉल एम क्या होता है, मूललता होता है, मूललता होता है, क्या होता है, मूललता होता है। ठीक, और अगर इसके, ठीक है, अगर इसका बात करते हैं के एफ का, तो के एफ का जो फार्मूला होता है वो होता है के बी गुने एम होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जलीय विलयन जम रहा है, मतलब ये किसका मान दिया हुआ है, के एफ का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, के एफ का मान दिया हुआ है, और सॉरी किसका मान दिया है, डेल टी एफ का मान दिया हुआ है। ठीक, और के एफ का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, चलिए इसको अच्छा से बना देते हैं, लाइन बाय लाइन लिखते जाना है जो लिख रहे हैं। डेल टी बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे के एफ इंटू एम, तो इसको समीकरण 1 कर देते हैं। और डेल टी एफ का फॉर्मूला पढ़े थे के, यहाँ पर एफ नहीं बी, के बी, इसका फॉर्मूला पढ़े थे के एफ इंटू एम, इसको समीकरण 2 कर देते हैं और दोनों को एक दूसरे से भाग कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, तब हम लोग को यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, अगर भाग करते हैं तो यहाँ से प्राप्त होगा डेल टी बी बटे डेल टी एफ बराबर एम, एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा के बी बटे के एफ। अब देखो इसमें से 3 चीज़ें दिया हुआ है हम लोग को, इसमें से क्या किया गया है, 3 चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। ये जलीय विलयन का है जिस पर जम रहा है, ये किसका मान है, ये ऑब्वियस है डेल टी एफ का मान है, इसलिए फ्रीज हो रहा है, जम रहा है, ये फ्रीजिंग वाला है। और इसका मान हम लोग क्या करना है, क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करना है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। और के बी का भी मान दिया हुआ है, के एफ का मान जो है वो कितना है 1.86 और के बी का मान कितना है 0.51। तो अगर ये दोनों का मान यहाँ पे रख देते हैं, रख कर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबका मान रखते हैं, तो डेल टी बी का मान ज्ञात करना है, डेल टी बी का मान ज्ञात करना है। और डेल टी एफ का मान दिया हुआ है -0, ये माइनस साइन हटा सकते हैं, माइनस साइन अभी दिखा भी सकते हैं। तो माइनस डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर दिया हुआ है 8.16 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर बात करेंगे के बी का, तो के बी का मान कितना है 1.86 डिवाइडेड बाई, और के एफ का बात करेंगे तो उल्टा लिख दिए, के बी का मान बाद में दिया हुआ है, मतलब के बी का मान जो है, के बी का मान जो है कितना है, तो 0.512 है, और के एफ का जो मान है 1.86 है। ठीक, अब जब इसका मान ज्ञात करना है, या तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में ही निकालते हैं। अब ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है निगेटिव टेम्परेचर को, तो माइनस साइन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। या तो दूसरा काम ये कर सकते हैं, दूसरा काम यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम क्या करें 0.515 को डिवाइडेड बाई 1.86 यहाँ पे गुने 0.186 माइनस में टेम्परेचर है, इसको क्या करें, या तो केल्विन में पहले क्या कर ले, चेंज कर ले, केल्विन में चेंज करके निकाल ले, या माइनस साइन को हटाकर जब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका लगभग जो आंसर आएगा क्या आएगा 0.0512 आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल टीबी का मान हो जाएगा, यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यही आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक, इसी प्रकार बहुत सारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहला काम आप लोग करना है खुद से बनाना है। ठीक, उसके बाद
किसी एक क्लास में हम सारा इसमें का जो भी डाउट होगा क्वेश्चन में वो समझा देंगे, ठीक। लेकिन उसके पहले अपने से क्वेश्चन को बनाना है। तो ये चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर 4 होगा भारती भवन का, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रहता है, बहुत छोटा सा वीडियो हो गया इसलिए कि ज़्यादा चीज़ें बचा हुआ नहीं था, ठीक।